क्या आप सोच सकते हैं एक 17 साल का लड़का जिसे आज के दौर में शायद हम बच्चा कहें, और वही बच्चा आगे जाके पूरे हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल देता है। साल 712 ईस्वी, एक तरफ था सिंध के राजा ताहिर की गुरूर और उनकी नाकाबिलियत तस्कीम, और दूसरी तरफ था एक 17 साल की लड़के का जुनून। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन दोस्तों, ये जंग कोई आम जंग नहीं थी। ये इतिहास की पहली ऐसी जंग थी जिसे लाइव कंट्रोल किया जा रहा था। आज से 1300 साल पहले, जब ना इंटरनेट था, ना सैटेलाइट, ना मोबाइल, तब इस जंग की चाल और हर एक रणनीति 25,000 किलोमीटर दूर इराक के एक कमरे से तय हो रही थी। एक तरह से उस दौर का लाइव ट्रैकिंग सिस्टम। और कैसे उस दौर की आधुनिक टेक्नोलॉजी दुल्हन मशीन ने एक झंडे को गिराकर पूरे जनता का हौसला तोड़ दिया, और कैसे एक बेदी के छोटे राज ने पूरे सिंध का नसीब बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो जनरल मैदान जंग में कभी नहीं हारा, वो अपने की गंदी राजनीति के आगे घुटने कैसे टेक दिया। तो चलिए शुरू करते हैं किस्मत की उस खौफनाक खेल को जो श्रीलंका के समुद्रों से शुरू हुआ था। कहानी की शुरुआत सिंध से नहीं, बल्कि हजारों माइल दूर सुरिनाम यानी आज की श्रीलंका से होती है। श्रीलंका के राजा ने अरब के नए बने उमैया खलीफे के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए एक बड़ा सा तोहफा भेजा। इस जहाज में बेशकीमती हीरे जवाहरात, कीमती तोहफे और उन अरब व्यापारी की कथा सैनिकों की अतीम बेटियां और महिलाएं थी जो श्रीलंका में रहते थे। ये जहाज अरब सागर को पार करते हुए सिंध के देवल बंदरगाह, जो आज के कराची के पास माना जाता है, के करीब पहुंचा तो समुद्र के सन्नाटा को चीरते हुए कुछ समुद्री डाकू इन पर हमला कर दिया। ये कोई आम डाकू नहीं थी, इन्हें बरवाइच कहा जाता था। उन्होंने जहाजों को लूट लिया और पुरुषों को हत्या कर दी और महिला और बच्चे को बंदी बना लिया। इतिहास में से कहा जाता है कि उन्हीं बंदी महिलाओं में से एक महिला ने रोने और गिड़गिड़ाने की बजाय इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को पुकारा और कहा, हज्जाज मेरी मदद करो। हज्जाज बिन यूसुफ एक ऐसा नाम जिससे उस दौर के लोग कांपते थे, बेहद कठोर और बेहद शक्तिशाली गवर्नर। जब ये खबर हज्जाज तक पहुंची, तब उसके गुस्से का कोई सीमा नहीं रही। उसने तुरंत सिंध के राजा दाहिर को एक बेहद सख्त खत लिखा। हज्जाज ने कहा, तुम्हारे छत्र में हमारे जहाज लूटे गए हैं, उन डाकुओं को कड़ी सजा दो, हमारा माल वापस करो और उन निर्दोष महिलाओं को रिहा करो। राजा दाहिर, जो उस समय विशाल शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, तब उन्होंने इस पत्र का सीधा और रूखा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ये डाकू है, इन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मैं इन्हें सजा नहीं दे सकता। राजा दाहिर की ये उत्तर हज्जाज के लिए एक बड़ी खुली चुनौती था। तब हज्जाज ने तय कर लिया, अब बातें नहीं तलवारें बोलेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। दमिश्क में बैठा खलीफा अल वालिद ने इस अभियान की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उनकी कहना यह था कि हिंदुस्तान बहुत दूर है, वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है और अरब की सेना वहाँ पहले भी जा चुकी है। लेकिन हज्जाज पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने खलीफा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी कुशल व्यापारी जैसी थी। उसने कहा, युद्ध का एक एक पैसा, एक एक दिरहम मेरी जेब से जाएगा। यदि हम हार गए तो नुकसान मेरा होगा, और यदि हम जीत गए तो जीत खिलाफत की होगी। और खलीफा इस बात पर राजी हो गए, और इसी के साथ शुरू हुई हिंदुस्तान पर आक्रमण की सबसे बड़ी और भयानक योजना में से एक। अब हज्जाज को एक ऐसी सेनापति की तलाश थी, न केवल बहादुर हो बल्कि उस पर आंख मूंद कर विश्वास भी कर सके। उसने अपने 17 साल के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को चुना। कासिम उम्र में छोटा था, लेकिन फारिस की कई क्षेत्रों को जीतकर अपने योग्यता का लोहा बनवा चुका था। और फिर कहा जाता है, हज्जाज ने कासिम को 6000 सीरियाई घोड़सवार, 6000 ऊंट सवार और ऐसी व्यवस्थाएं दी जो उस दौर में असंभव लगती थी।
इस सेना को रेगिस्तान के कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। घोड़ों की नाल से लेकर सैनिकों की भोजन तक हर चीज इराक से व्यवस्थित रूप से भेजी गई थी। यहाँ तक सैनिकों के लिए चावल और खसखस को सुरके में भिगोकर सुखाया जाता था और उसे चूरन के रूप में तैयार किया जाता था, ताकि केवल रास्ते में पानी मिलने पर ही उसको भोजन बना सके। ये केवल उस दौर का तुरंत तैयार होने वाला भोजन था। लेकिन इस युद्ध की सबसे हैरतअंगेज बात थी द कम्युनिकेशन नेटवर्क। हज्जाज बिन यूसुफ कूफे में बैठकर इस युद्ध को लाइव ट्रैक करना चाहता था। तब उसने इराक से लेकर सिंध तक हर 15 किलोमीटर के दूरी पर एक डाक चौकी बनाई। हर चौकी पर तेज दौड़ने वाले घोड़े 24 घंटा खड़ा रहता था। कासिम की सेना जहाँ भी जाती थी वहाँ की हर पल पल की खबर खत में लिखी जाती थी। एक सिपाही जैसे ही खत लेकर दौड़ता वैसे ही अगले चौकी में दूसरे घुड़सवार तैयार मिलता और वो खत लेकर दूसरे चौकी तक पहुँचता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि 25,000 किलोमीटर की ये रास्ता 7 या 8 दिन में तय होता था। इराक में बैठा हज्जाज कासिम की हर एक मूवमेंट को एक कमरे में बैठकर देख रहा था और वहाँ से ऑर्डर भेज रहा था। ये उस दौर का 1300 साल पुराना जीपीएस और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम था। और फिर साल 712 अगस्त में मोहम्मद बिन कासिम अपने सेना को लेकर जमीनी और समुद्री रास्तों से होता हुआ डबल के किले के पास पहुंचा। डबल के किला एक ऐसा किला जिसे फतह करना नामुमकिन माना जाता था। उसकी दीवारें इतनी मोटी थी कि उसे तोड़ना किसी की बस की बात नहीं थी। और फिर कासिम ने उस किले को घेराव कर लिया और लगातार 10 दिन तक हमला किया पर कोई असर नहीं हुआ और किले के अंदर लोग आराम से एकदम रह रहा था, क्योंकि किले के अंदर पूरे साल भर का खाना और पानी मौजूद था। और इधर कासिम परेशान था कि इस किले को कैसे तोड़ा जाए। और तभी एक रात किले के अंदर से एक शख्स निकलता है और कासिम को एक ऐसी बात बताती है जो उससे पूरे जंग का रुख बदल जाता है। और फिर उस शख्स ने बताया, तुम चाहे जितने पत्थर मार लो ये किला नहीं टूटेगा, क्योंकि इस किले के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर के ऊपर एक लाल झंडा है। जब तक ये लाल झंडा मंदिर के ऊपर लहरा रहा है उस किले के अंदर लोगों और सेना का विश्वास है कि हमारा खुदा हमारे साथ है और कोई इस किले को जीत नहीं सकता। तब कासिम समझ गया उनका हौसला इस झंडे में है और उसने तुरंत अपने चाचा हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा। तब हज्जाज ने जवाब में लिखा, अपनी सबसे बड़ी मशीन मंजनिक दुल्हन को निकालो, इसको आगे लाओ। दुल्हन ये कोई आम मशीन नहीं थी और कहा जाता है ये उस दौर की सबसे बड़ी मिसाइल थी और इसे चलाने के लिए 500 लोगों की जरूरत होती थी। और ये कहा जाता है कि 50 किलो का पत्थर 300 मीटर दूरी तक फेंक सकता था। और हज्जाज ने खत में ये भी लिखी, दुल्हन मशीन की पोल को पश्चिम की तरफ सेट करो, उसका एंगल बदलो और सीधा मंदिर के उस झंडे पर निशाना लगाओ। और अगले सुबह एक जोरदार धमाका हुआ, पत्थर सीधा निशाने पर लगा और वो विशाल लाल झंडा टूटकर जमीन पर गिर गया। और झंडे को ऐसे हालत में देखकर सिपाही और जनता का हौसला एकदम टूट गया और उन्हें लगा उनकी नसीब उनसे रूठ गया है। और इसी अफरा तफरी के बीच कासिम के सिपाही किले के अंदर गया और उस किले को फतह कर लिया। डबल तो एक शुरुआत थी, असली मुकाबला अभी बाकी था। राजा दाहिर अपने विशाल सेना के साथ रावलपिंडी मैदान में गए थे, लेकिन दोनों के बीच बहती थी विशाल सिंधु नदी। नदी को पार करना मौत के दावत देना था, क्योंकि दूसरी तरफ दाहिर की सेना तीर लेकर खड़ी थी। और ये देखकर कासिम ने एक बहुत ही खतरनाक दिमाग लगाया। उसने आसपास की सारी कश्तियों को पास लाया और एक लाइन से लोहे के जंजीरों से बांध दिया और सारे कश्तियों को बांधकर एक तैरता हुआ पुल बना दिया। और इस तरह कासिम की सेना बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। रावण की मैदान में दोनों सेना का आमना सामना हुआ। राजा दाहिर के पास 20,000 का सेना और उस टाइम सबसे खतरनाक हथियार हाथी बहुत सारा थी। इतिहास गवाह है, इससे पहले जितने अरब हमले हुए थे इन्हीं हाथियों को देखकर जंग हारे थे, क्योंकि अरब के घोड़े इन हाथियों को देखकर डर जाते थे। लेकिन कासिम इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने सेना को हुक्म दिया, हाथियों के आंखों पर और उनके जनरल पर आग वाला तीर बरसाओ। और जब आग वाला तीर मैदान पर गिरे तो पूरा मैदान अफरा तफरी का माहौल हो गया और हाथी ये आग देखकर पागल हो गए और पीछे अपने ही सेना को कुचलने लगा।
राजा दाहिर की भी हाथी भटक गया और नदी की तरफ भागने लगा। लेकिन राजा दाहिर एक बहादुर योद्धा थे। वो हाथी से उतरकर जमीन पर लड़ना शुरू किया और वो लड़ते लड़ते एक तीर सीधा आकर उसको लगा और वो वहीं पर मारा गया। राजा दाहिर की मौत की खबर जैसे ही फैला, उनकी सेना जंग को छोड़कर भाग गया। सिंध पर अब मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो चुका था, लेकिन यहाँ कासिम ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस दौर से बिल्कुल अलग था। उसने लूटपाट करने की बजाय उसने नया निजाम बनाया। उसने ऐलान किया, हिंदू और भी धर्म के लोगों अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी है। यहाँ तक कासिम ने हिंदू ऑफिसर और ब्राह्मण को उनकी पुरानी सरकारी नौकरी और टैक्स कलेक्शन पर पोजीशन पर बरकरार रखा और फिर उसने सिंध में एक नया शहर बसाया जिसका नाम था मंसूरा। और लोग कासिम की इस निजाम को बहुत पसंद करने लगी थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो जनरल मैदान जंग में कभी नहीं हारा, उसे राजनीति ने हरा दिया। जीत के ठीक 3 साल बाद साल 715 में इराक और डेमाकस की किस्मत बदल गई। खलीफा अल वलीद की मौत हो गई और नया खलीफा बना सुलेमान आइबिन अब अल मलिक। सुलेमान का हज्जाज बिन यूसुफ खानदान से के पुराना जानी दुश्मन का रिश्ता था। हज्जाज तो पहले ही मर चुका था, इसलिए उसका पूरा गुस्सा नई खलीफा ने उसके 20 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम पर निकाला। कासिम को फौरन सिंध से वापस बुलवाने का फरमान जारी हुआ। कासिम एक समझदार सिपाही था, उसने बगावत नहीं किया। हुक्म मानते हुए वो वापस चला गया। इराक पहुंचते ही उसे जंजीरों में बांधकर एक 20 साल का बहादुर जनरल, जिसने उमायद खलीफेट को हिंदुस्तान का दरवाजा खोल कर दिया था, उसे उसी के अपनों ने धोखे से कैद कर दिया। जेल में उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया और उसकी कुछ ही महीनों में मौत हो गई। इतिहास का अजीब इत्तेफाक देखिए, राजा दाहिर को हराने वाला सिपाही कासिम खुद अपने नए राजा के राजनीति का शिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध पर तो अरब का कंट्रोल रहा, लेकिन अगले 300 साल तक कोई भी मुस्लिम जनरल इनसे आगे नहीं गया, यानी भारत के अंदरूनी हिस्से में आगे नहीं बढ़ पाया। सिंध हिंदुस्तान की सरहद का वो दरवाजा बन गया जो खुला तो सही, लेकिन अंदर आने का रास्ता तब तक बंद रहा जब तक 11वीं सदी में महमूद गजनवी भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर लिया। सब्सक्राइब।